नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचयू पाठशाला पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा क्योंकि आप सभी लोगों को कुछ समय से क्लासेस नहीं मिल रही हैं। दरअसल बात यह मैं ज़रा एक तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, इसलिए आप सभी लोगों की क्लासेस लेट हो गई, मिल नहीं पा रही थी। किंतु आप सभी लोगों को सही समय पर क्लासेस मिलते रहेंगे। तो हम सभी लोग आज की क्लास में UPSSC के द्वारा जो AGTA का पेपर पिछले साल आयोजित कराए गए हैं उसके एग्ज़ाम एनालिसिस हम सभी लोग देख लेंगे, ताकि आप सभी लोगों को आपकी तैयारी करने में मदद मिल सके। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, एक आपको आंकड़ा हो जाएगा जो आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो हम सभी लोग हमने क्या करा है उसमें, जो पिछले साल के पेपर में दरअसल सिलेबस आप लोगों का बदल गया है। तो जो पिछले साल का सिलेबस था उसमें हिंदी GS वगैरह शामिल थी, किंतु जो इस साल का जो सिलेबस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर के प्रश्न और उत्तर प्रदेश GK से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने उसको उठा करके एक अलग PDF तैयार करी है। तो उसी को सबसे पहले हम सभी लोग देखेंगे, जिससे आप लोगों को एक आंकड़ा हो जाएगा। फिर आगे हम सभी लोग अगली क्लासेस करेंगे। थोड़ा कंटेंट रेडी होने में आपका टाइम लग रहा है, जैसे जैसे कंटेंट रेडी होगा आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो खैर बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या था जो आयोग के द्वारा पूछा गया था, जो पिछले साल के पेपर हुए हैं उसमें, उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। तो इसका क्या तात्पर्य यह है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है कुल कितने लोकसभा क्षेत्र में विभाजित है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन था 64, दूसरा ऑप्शन था 75, तीसरा ऑप्शन था 80 और चौथा ऑप्शन था 70। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यह पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है 80 लोग। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों की, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटें पूछी जा चुकी हैं, तो आप सभी लोगों से विधानसभा की सीटें भी पूछी जा सकती हैं। तो विधानसभा की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश को कुल कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 403 सीटें हैं। 403 सीटों में विभाजित किया गया। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो 80 हो गया आपका, अगर विधानसभा की बात करें तो 403 हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं। मित्रों इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो सोनालिका किस्म है, सोनालिका जो किस्म है और कल्याण सोना जो किस्म है, यह किस फसल से संबंधित है। तो अगर सही ऑप्शन की हम बात करें तो गेहूँ। इससे कई प्रश्न, गेहूँ है, धान है, इससे कई प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण है। और एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में, फसल विज्ञान के टॉपिक भी बृहद रूप से आपके सिलेबस में शामिल किया गया। तो इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण किस्में हम सभी लोग उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कल्याण सोना हो गया, कल्याण सोना और सोनालिका, तो ये आपका ऑप्शन में ही दे दिया गया। अगर लरमा रोजो हो गया, लरमा रोजो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म इसकी है, कई बार प्रश्न पूछे भी गए। JRF वगैरह को जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप सभी लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि लरमा रोजो हो गया आपका, ठीक है। और छोटी लरमा हो गया, छोटी लरमा हो गया आपका। तो ये सभी अगर प्रश्न बनता है किसके हैं, तो ये गेहूं के किस्में हैं। और अगर अतिरिक्त हम बात करें तो अर्जुन हो गया, सुजाता हो गया। अर्जुन किसकी किस्म है, अर्जुन किसकी किस्म है, सुजाता की। अर्जुन किसकी किस्म है और सुजाता किसकी किस्म है, तो ये भी आपके तो अर्जुन और सुजाता की बात करें तो ये आपके गेहूं की किस्में हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक दृष्टि से कौन सा प्रथम और दूसरा है। तो अगर हम बात करें, चीन जो है हमारा गेहूं उत्पादन में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान हासिल है। चीन को क्या है, प्रथम स्थान, चीन को प्रथम स्थान प्राप्त है। किस स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त है। अगर हम द्वितीय स्थान की बात करें, किसको प्राप्त है, द्वितीय स्थान हमारे भारत को प्राप्त है। तो अगर प्रश्न बनता है कि वैश्विक स्तर पर गेहूं के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है, तो चाइना हो गया। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो अपना भारत हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व में जो गेहूं का उत्पादन होता है, कितने % योगदान है भारत का, तो 12% योगदान है। जो भारत है विश्व का करीब 12% गेहूं का उत्पादन करता है। जो वैश्विक स्तर पर गेहूं का उत्पादन होता है उसका करीब 12% भारत उत्पादित करता है।
तो जो गेहूं की अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण किस्में हैं, हम सभी लोगों ने उसको समझा। लरमा रोजो हो गया, छोटी लरमा या लरमा से संबंधित जो भी किस्में हैं गेहूं के अंतर्गत ही आती है। अगर अपवादों को हम छोड़ दें कुछ, अर्जुन और सुजाता किसकी किस्म है, तो ये गेहूं की हो गई। हालांकि सोनालिका और कल्याण सोना बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं। और वैश्विक स्तर के उत्पादन की अगर हम बात करें, प्रथम स्थान तो चाइना का हो गया, द्वितीय स्थान भारत का हो गया, और कुल उत्पादित कितना करता है तो 12% करता है। अगला हमारा प्रश्न क्या था, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं। हमारे एक मित्र ने कुछ कमेंट में भी पूछा था, तो उसके लिए हम बता दें, आप एमएसपी की जो 2 क्लासेस हमने कराई है आप उसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे बाहर आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि जो भी हालिया के करंट में रही चर्चा हमने उसकी खबरें शामिल करी है, और अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उनके भी हमने कंटेंट में शामिल करा है। तो आप सभी लोग उसको जरूर पढ़ लीजिए। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है उसके अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं। ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 20 हो गया, बी ऑप्शन क्या है 22 हो गया, सी ऑप्शन क्या है 24 हो गया, डी ऑप्शन क्या है 18 हो गया। तो इसके अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है। हालांकि 24 फसलें शामिल है, तो उसमें 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें भी शामिल हैं, 2 अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए जारी किया जाता है, 2 अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए जारी किया जाता है। तो हमने विस्तृत रूप से बात करा है कि अनाज के लिए कितनी खाद्यान्न वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, या जो दलहनी तिलहनी फसलें उनके लिए किस किस फसल के लिए एमएसपी जारी की जाती है। तो इसके लिए आप लोग एमएसपी की क्लास जरूर करिए। तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो इसमें 22 है, आयोग के हिसाब से, जो आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया था हम उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि इसका सही उत्तर भी यही होगा। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। जो आपकी पूसा हाइब्रिड 4 है या किसकी संकर प्रजाति है, आलू की, टमाटर की, केला की, पपीता की। तो इसका सही उत्तर आपका है टमाटर। टमाटर की जो पूसा हाइब्रिड जो है 4 जो है, या टमाटर की एक प्रकार की कैसी प्रजाति है, तो संकर प्रजाति है। अच्छा, इसकी अन्य किस्मों की अगर हम बात करें, इसकी अन्य किस्मों की अगर हम बात करें, अन्य किस्में इसकी कौन कौन सी हैं, तो अन्य किस्में होगी पूसा शीतल, पूसा शीतल हो गया आपका, पूसा 120 हो गया, पूसा 120 हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग याद रखिए। पूसा रूबी हो गया, पूसा गौरव हो गया, पूसा आप लगा लीजिए, गौरव हो गया, अर्का विकास हो गया, ये अर्का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अर्का विकास हो गया, अर्का सौरभ हो गया, अर्का विकास सौरभ हो गया, सोनाली हो गया। तो ये आपकी हो गई टमाटर की अन्य किस्में। तो पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म, संकर किस्म है, टमाटर की है। अगर हम बात करें, पूसा शीतल हो गया आपका, पूसा शीतल हो गया, पूसा 120 हो गया, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ, और आपकी सोनाली किसकी किस्में हैं, तो टमाटर की अन्य किस्में। टमाटर की अगर हम हाइब्रिड किस्मों की बात करें, जो टमाटर की ही हाइब्रिड किस्में हैं, टमाटर की हाइब्रिड किस्में कौन सी दोस्तों, तो हाइब्रिड किस्मों की हम बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड किस्म इसके अंतर्गत जो दी गई तो पूसा हाइब्रिड 4 है। अतिरिक्त जो किस्में हैं, तो पूसा हाइब्रिड के अंतर्गत अन्य किस्में कौन कौन सी, इसी को आप शामिल कर लीजिए। इसके अंतर्गत 1 हो गया आपका, 1 हो गया आपका, 2 हो गया आपका, और 4 हो गया। तो 1 to 4 का तात्पर्य क्या है कि पूसा हाइब्रिड आप लगा लेंगे, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 और पूसा हाइब्रिड 4, ये आपकी अन्य टमाटर की ही संकर प्रजातियाँ हैं। ठीक है। अगर रस्म और अविनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रस्म और अविनाश भी एक प्रकार की संकर किस्म है। रश्मि तथा अविनाश किसमें बहुत ही पूछी गई थी पिछले साल जो पेपर हुआ था। तो पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है, टमाटर की होगी। अतिरिक्त संकर प्रजातियों की अगर हम बात करें टमाटर की ही, तो पूसा हाइब्रिड 4 हो गया, 1 और 2 भी हो गई। रश्मि तथा अविनाश भी हो गई। अन्य किस्में जो संकर प्रजातियाँ नहीं हैं, पूसा शीतल हो गया आपका 120, पूसा 120 हो गया, रूबी हो गया, गौरव हो गया, अर्का विकास, सौरभ और सोनाली हो गए। तो ये सभी टमाटर की किस्में हो गई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। ये प्रश्न आया हुआ था आपके पेपर में। हालांकि जब हम सभी लोग कंप्यूटर की क्लासेस करेंगे तो उसमें प्रत्येक टॉपिक को
अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रश्न के लिहाज से देखते हैं इसमें क्या है। जो ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, इसकी बात किया जा रहा है प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हम बात करी जा रही है। हालांकि दो प्रकार का होता है, प्राप्त करने के लिए भी और भेजने के लिए भी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। तो जब प्राप्त करने की हम बात करते हैं तो IMAP का प्रयोग होता है और POP3 का भी होता है। तो इसके अतिरिक्त IMAP तथा POP3 का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। तो भेजने की अगर हम बात करते हैं प्राप्त करने की तो POP3। अच्छा, कैसे याद रख सकते हैं? प्राप्त, पा से प्राप्त हो गया, पा से पी हो गया आपका, तो IMAP था, POP3 हो गया। अच्छा, जो भेजने की अगर हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं ये प्रश्न आ गया भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है, तो भेजने की अगर हम बात करें तो आपका SMTP हो गया। ये हो गया आपका SMTP, तो ये आपका भेजने के लिए प्रयुक्त होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये यूपी जीके का आपका प्रश्न है। तो 1957 में करा गया था, इनको प्रदान करा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, खाद्य बाजार की पारदर्शिता के लिए राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कृषि बाजार सूचना प्रणाली कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? आयोग के हिसाब से कृषि बाजार सूचना प्रणाली। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था के क्या कहा जाता है? हालांकि ये कैसे प्रश्न पूछा गया, उस वक्त जो हालिया खबर रही होगी G20 से लेकर के, उसी से रिलेट करके आपका ये प्रश्न बना होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमने आज के कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको शामिल किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंदौली में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण है? तो अमरबेल आपका जड़ परजीवी का उदाहरण है। अच्छा, अमरबेल क्या करता है? पौधों के ऊपर उगता है, ठीक है, फिर बाद में उसे खनिज पदार्थ पोषण का अवशोषण करता है, तो जिससे जो मेन फसल की जो मेन पौधा होता है उसको नुकसान होता है, तो ये परजीवी कहलाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, इसमें प्रश्न क्या है? एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, CEM कैम हो गया, IBA हो गया, IAA हो गया, NAA हो गया। तो इसका क्या सही उत्तर है देखते हैं। आपका सही उत्तर की अगर हम बात करें तो NAA हो गया, डी आपका सही रहेगा। अच्छा, इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। IA का क्या फुल फॉर्म है, IBA का फुल फॉर्म क्या है, CAM का फुल फॉर्म क्या है, NAA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, इनको आप नेट से देख सकते हैं। हालांकि मैं जो अतिरिक्त फैक्ट है उस पर बात कर लेते हैं। क्या है? NAA से संबंधित यह प्रकार का पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि में सहायक करता है। तो NAA क्या करता है? पादप वृद्धि में सहायक करता है। अच्छा, पादप वृद्धि के लिए कौन कौन से हार्मोन हो गए आपके? ऑक्सिन हो गया आपका, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, हालांकि हमने पादप हार्मोन के बारे में विस्तृत रूप से जो पहले के जो मॉक टेस्ट हमने करे हैं, ठीक है, जो तो उसमें हम सभी लोगों ने चर्चा करी है। हालांकि जब हम सभी लोग आगे पढ़ रहे होंगे तो जो टॉपिक आएंगे पादप पोषण, उसमें हम सभी लोग इस पर विस्तृत रूप से फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये आपके पादप वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो अवरोधक की भांति कार्य करते हैं। तात्पर्य इसका यह जो वृद्धि को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपका एब्सिसिक अम्ल हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया आपका। अब हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। NAA को फुल फॉर्म क्या है? तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया आपका। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेफ्थलीन, इसको क्या कहेंगे? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कहेंगे। इसका फुल फॉर्म आप लोग नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कहेंगे इसको। अब GA का फुल फॉर्म बात करें तो जिब्रेलिन एसिड हो गया। IAA तो इंडोल
IBA का फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, इसका ये होगा, और IBA का होगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये आपका IBA का फुल फॉर्म होगा। तो हम सभी लोगों ने इस पर चर्चा कर ली। बाकी आगे जब हम सभी लोग पादप पोषण पढ़ रहे होंगे तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें। प्रश्न पूछा गया था कि माइकोप्लाज्मा के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। तो बैंगन का जो छोटा पत्ता है यह माइकोप्लाज्मा के कारण हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक का हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है। एट्राजिन की, 2,4-D की, पैराक्वाट की, ग्लाइफोसेट की। तो किसकी करी गई दोस्तों? इसका सही उत्तर है तो एट्राजिन की करी गई। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर हम इसकी बात करें तो यह नागपुर में स्थित है। आपका सही उत्तर क्या है? आपके हिसाब से नागपुर में स्थित है। किसकी कमी के कारण फल तड़कता फटता है? तो अगर हम बात करें किसकी कमी के कारण, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बोरान। अच्छा, होता क्या इसमें? जैसे मान लेते हैं ये आपका आम है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब पोषक तत्वों, कुछ जो पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व, उनकी कमी हो जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे फट जाएंगे, ऐसे ऐसे इसमें दरारें पड़ जाएंगी हल्की हल्की। तो ये हो गया तड़कता फड़कता, बोरान की कमी के कारण होता है, जिसकी वजह से फटता है दोस्तों ये। और जब बोरान तत्व क्या होता है? कम हो जाता है, तो फल जो होता है कठोर हो जाता है। जब कठोर हो जाएगा तो फल में दरअसल जाहिर सी बात है कि उसमें दरारें पड़ने लगेंगी। कोई कठोर चीज़ हो और उसको आप ज़मीन पे पटक दें तो जल्द ही वह उसमें आपको दरारें देखने को मिलेंगी। स्टेम नोडलिंग लेग्यूम की पहचान करें। स्टेम नोड्यूम लेग्यूम, जो स्टेम नोडलिटिंग लेग्यूम की पहचान करें। क्रोटालारिया, जुनसिया, सेस्बानिया, एक्यूलेटी, फॉसियोलस, ट्रेलोपस, मेडिकागो, सटाइवा। तो इसका सही उत्तर की अगर हम बात करें क्या होगा? सेस्बानिया एक्यूलेटी। यह क्या है? एक प्रकार का स्टेम नोडलिंग लेग्यूम है यह, सेस्बानिया एक्यूलेटी। अगला हमारा प्रश्न है, नींबू अंश साइट्रस में कैंकर रोग किसके कारण होता है? फफूंद के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण। तो जो नींबू में जो साइट्रस कैंकर रोग फैलता है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण फैलता है। उस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें किसके का, तो जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा, सिट्री के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? जैंथोमोनास। यह जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा, जैंथोमोनास सिट्री नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो नींबू वंश में जो फसलें होती हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसको साइट्रस कैंकर रोग भी कहते हैं। तो यह प्रकार का है क्या? अच्छा, जो बैक्टीरिया होते हैं दो प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ये फैलता रोग है जैंथोमोनास सिट्री, यह प्रकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो यह किस प्रकार का रोग, किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, एक एंथ्रेक्स रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा फैलता है, जो बहुत ही पूछा जाता है। तो हम सभी लोग जब डेयरी पढ़ रहे होंगे तो उसमें एंथ्रेक्स पर चर्चा करेंगे, तब तक आप ऐसे याद रखिए इसको। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1946 में प्रारंभ किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रधानमंत्री, जो राजेंद्र प्रसाद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा ही अधिक अन्न उपजाऊ अभियान का नारा दिया गया था। तो किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? अधिक अन्न उपजाऊ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का गठन करा गया था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य और कृषि मंत्री थे, तो उनके द्वारा ही अधिक अन्न उपजाऊ अभियान का नारा दिया गया था वर्ष 1946 में। तरल नाइट्रोजन में -186 डिग्री पर अंगों पर कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? बहुत ही चर्चित प्रश्न और कई बार पूछा हुआ है। भंडारण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण, भंडारण में रोशनी की कमी के कारण, भंडारण में O2 की कमी के कारण। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला हमारा प्रश्न है, खरपतवार फालरिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है?
ग्रामिनेसी कुल से संबंधित है, फैबिएसी कुल से संबंधित है, मालवेसी से या पोएसी से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पोएसी से। तो फाइलस माइनर है या महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है, तो इस पर थोड़ा अन्य जो तथ्य महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पोएसी से संबंधित इसका मूल निवास की अगर हम बात करें, इसका मूल निवास क्या है? इसका मूल निवास क्या है? उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तथा दक्षिण एशिया माना जाता है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिण एशिया हो गया। ये आपके मूल निवास से संबंधित, इसके पोएसी से संबंधित है। यह प्रकार की घास प्रजाति है। फाइलस माइनर क्या है? तो घास है प्रकार की। यह है क्या? तो यह घास है आपका। अगला हमारा प्रश्न है, विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1914 में, 1905 में, 1999 में या फिर 1915 में? तो इसका सही उत्तर है 1914 में। कब लागू हुआ था? तो 1914 में लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है उसमें स्थित है। कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? आर ए फिशर को या पियर्सन को या बोडिंगटन को या ए एल बॉली को? तो किसे कहा जाता है? फिशर को कहा जाता है। आर ए फिशर यह है क्या? सांख्यिकी के जनक है। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? धतूरा से या पोस्ता से या पेरीविंकल से या फिर भांग से? पोस्ता से। अफीम जो होती है, नशीली जो हीरोइन होती है अफीम, पोस्ता से प्राप्त की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने के निचले 1/3 भाग से। गन्ने का जैसे मान लेते हैं इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं गन्ने की हमारी फसल है, जैसे मान लेते हैं हमारा गन्ना है, ठीक है दोस्तों, और इसके ये आप लोगों ने देखा होगा, हमारे एग्रीकल्चर किसान भाइयों जो मित्र हमारे, उन्होंने देखा होगा गन्ने में ऐसी इस प्रकार की आकृति हल्की हल्की बनी होती। तो वही कह रहा है कि मतलब गन्ने का निचला हिस्सा ये वाला आपका 1/3 हो गया, या फिर ये वाला हिस्सा ऊपरी भाग 1/3 हो गया, या गन्ने का जो मध्य भाग ये वाला हिस्सा हो गया आपका। तो यह पार्श्व कलियाँ जो यहाँ से हैं, तो कौन सी प्रयोग करी जाती हैं? इसका सही उत्तर फिर क्या होगा आपका? गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? छेदक के लिए, बॉलवर्म के लिए, चूसक कीट या फिर रूट फीडर के लिए? चूसक कीट हो गया। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो चूसक कीट के लिए किया जाता है, रूट फीडर या फिर बॉलवर्म छेदक के लिए। अब हम बात करते हैं तंबाकू की प्रति हेक्टेयर सीड रेट क्या है? तंबाकू की सीड रेट की अगर हम बात करें, बीज दर क्या है? 1 से 2 kg या 6 से 7 kg या 3 से 5 kg या फिर 7 to 8 kg? देखो दोस्तों, सीड रेट जो है अलग अलग अनुमानित रहती हैं प्रत्येक लेखक के द्वारा या प्रत्येक प्रकाशन के द्वारा। सीड रेट आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं, तो आप एक अनुमानित याद रखिए जो आपकी जो एग्ज़ाम होंगी तो आपको उसमें मदद करेगा। तो इसका अगर हम आयोग की सबसे सही बात करें तो 3 से लेकर के 5 kg, हालांकि कई किताबों में 1 से लेकर के 2 kg भी लिखा है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिए, क्योंकि आयोग ने इसको ही सही माना है। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? कैक्टोबॉलिस्टम कैक्टोरम के द्वारा, ऑफियोमाइया या लैंटिन और साल्वेनियम मोलिस्टा के द्वारा, या फिर जाइगोग्रामा बिकोलोराटा के द्वारा? तो इसका सही उत्तर अगर हम बात करें तो जाइगोग्रामा बिकोलोराटा के द्वारा क्या किया जाता है? पार्थेनियम को जैव एजेंटों के रूप में प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। हम अगला प्रश्न हमारा है कि लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सीमा पट्टी या फव्वारा या मेड़बंदी या नाली विधि? तो इसका सही उत्तर आपका है फव्वारा विधि। फव्वारा विधि का तात्पर्य क्या है? जैसे ये आपका होगा, यहाँ से आपकी फसलों जो फसल होती हैं ऐसे ऐसे उसमें छिड़काव की फव्वारा जो लगाए जाते हैं। जैसे फसल होगी आपकी, मान लेते हैं खेत हो गया, तो इसमें जगह जगह इस प्रकार के फव्वारों का प्रयोग किया जाता है। फिर इनसे जब सिंचाई करने की बात होती है तो ऐसे ऐसे इनको खोल दिया जाता है,
जिससे जो आपका एरिया होता है संपूर्ण एरिया को पानी मिल जाता है। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जा सकता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, 2,4-D या एब्सिसिक एसिड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? 2,4-D। 2,4-D को तृणनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये आपका हो गया। उसका फुल फॉर्म ये एक प्रकार का खरपतवार नाशी भी है और विकास नियामक भी इसको कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। ये आपका सही उत्तर हो गया। अब इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें कि जो कठोरता होती है दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता होती है और अस्थायी कठोरता होती है। जो कठोरता पानी की होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। अब हम बात करते हैं अस्थायी कठोरता। तो इसमें आप लोगों ने देख ही लगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा होता है, ठीक है। अस्थायी कठोरता जो होती है इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्या इसको जो दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो स्थायी कठोरता जल में पाई जाती है उसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो अस्थायी कठोरता होती है और पानी में जो होती है वह किसके कारण से होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। अच्छा, कठोरता को जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए अगर पानी को हम उबाल देते हैं तो भी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, खैर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम कीड़ी के वाणिज्यिक पालन को संबंधित करता है? ठीक है, तो इस पर आपके टॉपिक भी सेरीकल्चर, मत्स्य पालन, मछली पालन और अंगूर खेती सब संबंधित आपके प्रश्न उसमें है मेरे ख्याल से सिलेबस में। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर आपका सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन से संबंधित है। जो पिसीकल्चर है यह मत्स्य फार्मिंग से संबंधित है। यह आपकी मत्स्य मछलियों की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर की अगर हम बात करें, करते हैं तो यह अंगूर की खेती से संबंधित है। और अगर हम फंगी की बात करें, फंगी कल्चर, तो यह आपका मशरूम की खेती से संबंधित है। फंगी कल्चर मशरूम खेती से संबंधित है। एपीकल्चर जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है और विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। फंगी की अगर हम बात करें तो यह मशरूम की खेती से संबंधित है और पिसीकल्चर आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। जो प्रश्न में आपका है सेरीकल्चर वह रेशम से संबंधित है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? तो आयोडीन आपका सही उत्तर है। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? मिश्रित उर्वरक कहा जाएगा। जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा वह मिश्रित उर्वरक कहा जाएगा। उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है। तात्पर्य है कि कितने मिलीमीटर वर्षा होने पर हमें उसे रेन डे या वर्षा का जो दिन है उसको घोषित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2.5 mm। जब किसी भी दिन 2.5 mm वर्षा होगी, जैसे 2.5 mm वर्षा का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? तो जैसे पृथ्वी की सतह है ये, तो अब जो इस पर
मान लेते हैं दोस्तों ये पृथ्वी की आपकी सतह है, ठीक है। अब इस पर जो बारिश हो रही है उसकी जो मोटाई है, तात्पर्य जो जल पानी बारिश की भरा हुआ है वर्षा जल, तो ये अगर 2.5 mm है तो उसको हम वर्षा का दिन कहेंगे। अगला है रुई की एक गांठ का वजन। जो रुई की एक गांठ है इसका वजन कितना है? 190 किलोग्राम, 180 केजी, या फिर 186 केजी, या 182 केजी। तो जो आयोग के हिसाब से माना गया इसका सही प्रश्न है 180 केजी, आपका सही उत्तर है इसका। सामान्य रूप से फार्म यार्ड खाद में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जो फार्म यार्ड में जो खाद मौजूद होती है उसमें जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वह कितना होता है? 0.5, 0.6, 0.8, 0.7। तो 0.5 आपका सही उत्तर है इसका। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना, जो पुणे है उसमें कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष करी गई? 1932 में, 1930 में, 1905 में, या फिर 1924 में? तो इसका सही उत्तर आपका है 1932 में। पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन है? जो फंगी एंड प्लांट डिसीजेज नाम की एक पुस्तक है उसके अगर हम लेखक की बात करें कौन है, तो डॉक्टर बीबी मुंडुकर है। अगला हमारा प्रश्न है एक कीट की रक्त शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है, मैनिटोल है, या ट्रेहाजोल है, या मैनोज है? तो इसका सही उत्तर आपका है ट्रेहालोज। जो एक कीट की रक्त शर्करा है, जो एक कीट होता है उसके रक्त में जो शर्करा पाई जाती है उसको हम ट्रेहालोज कहते हैं। रेपसीड, अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीज गुणक अनुपात कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका 1:100। रेपसीड, अरहर और हाइब्रिड मक्का, रेपसीड, अरहर और हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट बीज का जो बीज गुणक है उसका अनुपात पूछ रहा है, तो 1:100 होगा इसका उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व में मूंगा रेशम, यहाँ पर दोस्तों मूंगा होगा, मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? भारत। और अगर हम बात करें भारत में कहाँ है तो असम में। तो विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अग्रणी उत्पादक देश विश्व में भारत है। अगर हम वही बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य है तो असम में मूंगा रेशम का उत्पादन अत्यधिक होता है। तो हम सभी लोग जब प्रत्येक टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो विस्तृत पढ़ रहे होंगे, तो हमने क्या किया, हम सभी लोगों ने जो पिछले साल के जो प्रश्न थे आपके एग्रीकल्चर से संबंधित, हालांकि वेटेज तो थोड़ा कम ही था किंतु इस बार वेटेज एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। मेरा उद्देश्य यही था। अब हम आगे से आप सभी लोग रेगुलर अपने लेक्चर पर ध्यान देंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा लेक्चर अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।